विराम संधि। विदिशा में यह शब्द एक नए अजीब मौसम की तरह था। बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में अब भी बादल थे और हवा में एक ऐसी नमी थी जो कभी भी एक नए तूफान में बदल सकती थी। संयुक्त कार्यदल मकबरे से लौट आया था और अब समय था पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जिसने पूरे परिषद में किसी कंपनी के तिमाही नतीजों जैसी हलचल मचा दी थी। अनिका दिव्य ऊर्जा न्यास की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। मेज पर वर्धमान और शूरसेन एक दूसरे से इतनी दूरी पर बैठे थे कि बीच में एक और राज्य बसाया जा सकता था। आयला, ये तो बोर्ड मीटिंग नहीं, सीधा भारत पाकिस्तान का मैच लग रहा है। अनिका ने मन में सोचा, अपने चेहरे पर एक गंभीर चेयरमैन वाला भाव बनाए रखते हुए। बस यहाँ अंपायर भी मैं, कमेंटेटर भी मैं, और अगर कोई लड़ाई हुई तो स्ट्रेचर लाने वाली भी मैं ही हूं। आदित्य ने दल के निष्पक्ष नेता के रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसने तथ्यों को एक सूखी सपाट आवाज में बयान किया। मकबरे की संरचना, उस केंद्रीय मशीन का विवरण और ऊर्जा के उस खतरनाक अस्थिर प्रवाह का जिक्र जिसे ज्ञानी ने शांत किया था। जैसे ही आदित्य की रिपोर्ट खत्म हुई, असली खेल शुरू हुआ। आचार्य प्रद्योत, वर्धमान के मुख्य विद्वान, ने अपनी बात रखी। जैसा कि रिपोर्ट से स्पष्ट है, यह मकबरा असीम ऊर्जा का एक भंडार है, एक दिव्य रिएक्टर। उचित अनुसंधान के साथ हम इस ऊर्जा का उपयोग विदिशा को अजेय बनाने के लिए कर सकते हैं। हम मौसम को नियंत्रित कर सकते हैं, फसलों को बढ़ा सकते हैं और हमारे शत्रुओं को धूल चटा सकते हैं। वाह बेटा, ये तो सीधा इन्वेस्टर पिच दे रहा है, अनिका ने सोचा। हम दुनिया बदल देंगे वाली बातें। बस यह बताना भूल गया कि इस रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम फेल है और यह कभी भी फट सकता है। फिर शूरसेन के मुख्य योद्धा सेनापति भानु प्रताप बोले, ये कोई रिएक्टर नहीं, एक जाल है, एक अपवित्र अस्थिर जादू जो हमारे सैनिकों को बिना छुए ही बीमार कर सकता है। हमारे योद्धाओं ने वहां एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा महसूस की जो आत्मा को कमजोर करती है। इस स्थान को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए। और ये आ गया रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो हर नए आइडिया में सिर्फ प्रॉब्लम ही ढूंढता है। अनिका ने एक गहरी सांस ली। एक तरफ मार्केटिंग, दूसरी तरफ लीगल, और मैं बेचारी सीईओ, दोनों को एक साथ खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। आप दोनों के ही तर्क में सच्चाई है, अनिका ने मध्यस्थता करते हुए कहा। शक्ति और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। उसने अपनी कॉर्पोरेट जगत की सबसे भरोसेमंद रणनीति का इस्तेमाल किया। हम एक चरणबद्ध दृष्टिकोण, फेज्ड अप्रोच अपनाएंगे। चरण 1, दूरस्थ अवलोकन। हम मकबरे में प्रवेश किए बिना उसकी ऊर्जा के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए नए सुरक्षित उपकरण विकसित करेंगे। उसने शूरसेन को देखा, इससे जोखिम कम होगा। फिर उसने वर्धमान को देखा, और इससे हमें डेटा एकत्र करने का समय मिलेगा ताकि हम शक्ति को बेहतर ढंग से समझ सकें। उसने एक और सब कमेटी का प्रस्ताव रखा, जिसमें दोनों पक्षों के लोग होंगे जो इन सुरक्षित उपकरणों के विकास की देखरेख करेंगे। ये एक शानदार नौकरशाही से भरी चाल थी। उसने एक तत्काल निर्णय को महीनों, शायद सालों के लिए टाल दिया था, और इस प्रक्रिया में कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में रखा था। वर्धमान और शूरसेन दोनों ही इस धीमी गति से निराश थे, लेकिन वे इस तर्क संगत सुरक्षित योजना का विरोध भी नहीं कर सकते थे। बैठक एक और गतिरोध के साथ समाप्त हुई, जिसे अनिका ने एक रणनीतिक विराम का नाम दिया। उस शाम जब अनिका अपने कक्ष में उस दिन की राजनीतिक जीत के बारे में सोच रही थी, तो लावण्या उससे मिलने आई। आपकी चरणबद्ध दृष्टिकोण की रणनीति बहुत ही चतुर थी, ज्ञानी, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान से ज्यादा कुछ और था। आप हर आग को बुझा देते हैं, लेकिन आप खुद भीतर से जल रहे हैं। अनिका चौंक गई। आयला, ये लड़की तो सीधा मेरे दिल का ऑडिट करने आई है। इसका तो परसेप्शन लेवल किसी टॉप क्लास एनालिस्ट जैसा है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रही हो, अनिका ने कहा, अपनी नजरों को फेरते हुए। मैं जानती हूँ, लावण्या उसके करीब आई। मैं आपकी आंखों में देखती हूँ। ये सिर्फ एक राज्य को बचाने का बोझ नहीं है, ये कोई और गहरा दर्द है। आप परवाह करते हैं, शायद कुछ ज्यादा ही। वह एक पल के लिए रुकी,
रूपवती। वह अब घायल सैनिकों की सेवा कर रही है। वह एक नई मजबूत महिला बन रही है। आपने उसका दिल तोड़ा, लेकिन शायद उसे एक नई आत्मा भी दे दी। अनिका खामोश रही। आप सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञानी, लावण्या ने धीरे से कहा। लेकिन आपको कौन बचाएगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब अनिका के पास नहीं था। उस एक पल में लावण्या कोई विद्रोही योद्धा नहीं, बल्कि एक दोस्त लग रही थी। एक ऐसी दोस्त जो उसके मुखौटे के पीछे देख सकती थी। ये एक खतरनाक और उतना ही सुखद एहसास था। वो कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी आदित्य एक तूफान की तरह कक्ष में दाखिल हुआ। उसका चेहरा इतना डरा हुआ था कि अनिका का दिल एक पल के लिए रुक गया। भ्राताश्री, एक भयानक घटना हो गई है। वह हांफा। क्या हुआ आदित्य? क्या वर्धमान? नहीं, आदित्य ने कहा। आचार्य प्रद्योत, वह गायब है। गायब? हाँ, आदित्य ने जल्दी से कहा। वह न्यास की बैठक से बहुत निराश थे। उनका मानना था कि हम सब शक्ति से डर रहे हैं। उनके एक सहायक ने अभी अभी बताया कि उसने आचार्य को अकेले गुप्त रूप से परिषद से बाहर जाते हुए देखा है। उनके हाथ में वही धातु की छड़ थी और वह मकबरे की ओर जा रहे थे। अनिका अपनी जगह पर जम गई। वोट लग गई? उसका दिमाग चीखा। ये तो वह ओवर एक्साइटेड डेवलपर है जो सीईओ के मना करने के बाद भी वीकेंड पर ऑफिस जाकर अकेले ही लाइव सर्वर पर कोड बदलने की कोशिश कर रहा है। ये तो पूरे सिस्टम को क्रैश कर देगा। एक तरफ एक ऐसा संकट था जिसे सिर्फ उसका दिमाग सुलझा सकता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा भावनात्मक संबंध था जिसे उसका दिल पहली बार समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सीईओ की जिंदगी में चुनाव करने का विकल्प नहीं होता। मुझे जाना होगा, उसने लावण्या को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अनकही माफी थी। वह बाहर की ओर भागी, एक और आग बुझाने के लिए, ये जानते हुए कि वह अपने पीछे एक नई छोटी सी चिंगारी छोड़कर जा रही है जो शायद किसी दिन एक और आग बन सकती थी। अराजकता, ये एक ऐसी चीज थी जो अब अनिका की जॉब प्रोफाइल का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। एक संकट खत्म नहीं होता था कि दूसरा उसके डेस्क पर किसी अति आवश्यक फाइल की तरह पटक दिया जाता था। आयला, वॉट लग गई? उसका दिमाग किसी क्रैश होते हुए सर्वर की तरह चीखा। ये तो वह दुष्ट कर्मचारी है जो सीईओ के मना करने के बाद भी वीकेंड पर ऑफिस जाकर अकेले ही लाइव सर्वर पर कोड बदलने की कोशिश कर रहा है। ये आचार्य प्रद्योत तो पूरे सिस्टम को ही उड़ा देगा। लावण्या उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में एक योद्धा वाली चिंता थी। क्या हुआ ज्ञानी? आप ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? भूत नहीं बहन, मैंने तो एक ऐसे बेवकूफ को देख लिया है जो अभी भूत बनने जा रहा है और शायद अपने साथ हम सबको भी ले जाएगा। मुझे जाना होगा, अनिका ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी आपातकालीन दृढ़ता थी जिसने लावण्या को भी हिलाकर रख दिया। मैं आपके साथ चलती हूँ, लावण्या ने तुरंत कहा, अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए। नहीं, अनिका ने उसे रोक दिया। यह लड़ाई तलवारों की नहीं है, ये बुद्धि की है, और एक बहुत बड़े मूर्ख की। तुम यहीं रुको, परिषद पर नजर रखो। वर्धमान को किसी भी हालत में यह पता नहीं चलना चाहिए। ये एक सीईओ का क्लासिक डेलीगेशन था। उसने लावण्या को एक महत्वपूर्ण काम सौंप दिया था ताकि वह खुद सबसे बड़े संकट से निपट सके। वह अपने कक्ष से बाहर भागी, परिषद के गलियारों से एक तूफान की तरह गुजरती हुई। उसे परिषद के अस्तबलों तक पहुंचना था, और वह भी कल से पहले। काश मेरे पास एक कार होती, वह मन में सोच रही थी, या कम से कम एक उबर। मैं बस ऐप पर डेस्टिनेशन डालती, मकबरा और ओटीपी बताकर निकल जाती। लेकिन नहीं, मुझे यहाँ घोड़े पर जाना पड़ेगा जिसका न तो कोई जीपीएस है और न ही एयर कंडीशनर। जब वह घोड़े पर सवार होकर रात के अंधेरे में विदिशा की गलियों को चीर रही थी तो उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक आचार्य को रोकने का मिशन नहीं था। यह उसके नेतृत्व की परीक्षा थी। यह देखने की परीक्षा थी कि क्या वह अपनी कंपनी को उसके अपने ही कर्मचारियों से बचा सकती है या नहीं। घंटों की तेज रफ्तार यात्रा के बाद वह उस बंजर मैदान में पहुंची। चांदनी में मकबरे का खुला हुआ प्रवेश द्वार किसी भूखे जानवर के मुंह की तरह लग रहा था, और उस मुंह के ठीक बाहर आचार्य प्रद्योत का घोड़ा खड़ा था। शिट, मैं लेट हो गई, वह पहले ही अंदर जा चुका है। अनिका घोड़े से उतरी
और बिना एक पल सोचे उन अंधेरी सीढ़ियों की ओर भागी। इस बार उसे दरवाजा खोलने के लिए किसी पत्थर को छूने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रद्योत उसे अपने लिए खुला छोड़ गया था। जैसे ही उसने उस विशाल गोलाकार कक्ष में कदम रखा, उसने उसे देखा। आचार्य प्रद्योत उस केंद्रीय मशीन के सामने घुटनों पर बैठा था, जिसका पैनल अब भी खुला हुआ था। उसके हाथ में वही धातु की लंबी छड़ थी और वह उसे उस चमकते हुए अस्थिर पावर कन्वर्टर के अंदर डालने ही वाला था। उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास नहीं, बल्कि एक पागलपन का जुनून था। मैं तुम्हें समझ लूंगा, वह उस मशीन से फुसफुसा रहा था। मैं तुम्हारी शक्ति को ग्रहण करूंगा। मैं वर्धमान को दिखा दूंगा कि असली ज्ञानी कौन है। आयला, ये तो सीधा सीधा ऑफिस पॉलिटिक्स है। एक कर्मचारी अपने बॉस से आगे निकलने के चक्कर में पूरी कंपनी को डुबाने पर तुला है। आचार्य, रुक जाइए, अनिका चिल्लाई। प्रद्योत ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ उभरा। तुम मुझे रोकने आए हो? तुम इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मूर्ख, अनिका गर्जी। उसकी आवाज उस पूरे कक्ष में गूंज गई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। तुम जिसे ज्ञान समझ रहे हो वह मौत है। तुम एक सोए हुए ज्वालामुखी के मुंह में अपनी उंगली डाल रहे हो। ये सब झूठ है, प्रद्योत चीखा। यह देवताओं की शक्ति है और मैं इसे ग्रहण करने के योग्य हूं। उसने अपनी छड़ को उस चमकते हुए बिंदु के और भी करीब कर दिया। नीली चिंगारियां अब और भी तेज हो गईं। अनिका जानती थी कि उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड है। वह उस तक पहुंचकर उसे रोक नहीं सकती थी। उसे एक ऐसा दांव खेलना था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसे अपने सबसे बड़े, सबसे खतरनाक रहस्य का इस्तेमाल करना था। उसने अपनी कमर में बंधी गुप्त थैली से वह लाल धड़कता हुआ इंजेक्टर निकाला। तुम शक्ति चाहते हो आचार्य? अनिका ने कहा। उसकी आवाज अब एक शांत, खतरनाक फुसफुसाहट में बदल गई थी। तुम दिव्यता चाहते हो? उसने वह इंजेक्टर ऊपर उठाया। उसकी लाल रोशनी ने उस पूरे अंधेरे कक्ष को एक भयावह चमक से भर दिया। यह है असली शक्ति। यह है दिव्यता का स्रोत। प्रद्योत की आंखें उस चमकते हुए इंजेक्टर पर टिक गईं। उसकी लालच एक पल के लिए उसके पागलपन पर हावी हो गई। यह क्या है? यह आत्मा परीक्षक है, अनिका ने एक और नया मनगढ़ंत नाम उछालते हुए कहा। ये तुम्हारी आत्मा को परखता है। अगर तुम सच में योग्य हो तो यह तुम्हें असीम ज्ञान और शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी आत्मा में जरा भी खोट है, जरा भी अहंकार या ईर्ष्या है, तो यह तुम्हें एक ही पल में राख का ढेर बना देगा। यह एक शानदार और उतना ही खतरनाक झूठ था। और यह सिर्फ उससे ही अपनी शक्ति प्रदान करता है जो बिना किसी लालच के पूरी निस्वार्थता के साथ इसे ग्रहण करे। अनिका ने अपना अंतिम दांव खेला। तो बताओ आचार्य, क्या तुम इतने शुद्ध हो? क्या तुम यह परीक्षा देने के लिए तैयार हो? आचार्य प्रद्योत उस लाल धड़कती हुई वस्तु को घूर रहा था। वह शक्ति चाहता था। वह वर्धमान से आगे निकलना चाहता था। लेकिन क्या वह अपनी जान का जुआ खेलने के लिए तैयार था? उसकी आंखों में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। उसके हाथ, जिसमें उसने वह धातु की छड़ पकड़ी हुई थी, कांपने लगे। अनिका अपनी सांस रोके हुए थी। यह उसके जीवन की सबसे तनावपूर्ण नेगोशिएशन थी। और फिर एक लंबी, पीड़ा भरी खामोशी के बाद आचार्य प्रद्योत ने एक हारी हुई, कांपती हुई सांस छोड़ी। उसने अपनी धातु की छड़ को जमीन पर गिरा दिया। वह परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। अनिका जीत गई थी। उसने एक और लगभग निश्चित आपदा को टाल दिया था। वह आगे बढ़ी, उस हारे हुए, टूटे हुए विद्वान को देखते हुए। चलो, एक और दुष्ट कर्मचारी को सही रास्ते पर लाया गया। उसने मन में सोचा, लगता है मेरे HR स्किल्स तो दिन बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने वह लाल इंजेक्टर वापस अपनी थैली में रखने के लिए नीचे किया, उसे एहसास हुआ कि इस पूरी घटना का एक अनचाहा दर्शक भी था। कक्ष के सबसे अंधेरे कोने से एक खामोश परछाई बाहर निकली। ये क्षेत्रपाल था और वह प्रद्योत को नहीं देख रहा था। वह उस लाल इंजेक्टर को देख रहा था और उसकी शांत, हमेशा स्थिर रहने वाली आंखों में पहली बार
अनिका ने एक ऐसा भाव देखा जिसे वह पहचान नहीं पाई। ये आश्चर्य नहीं था, ये डर नहीं था, ये गहरी, लगभग व्यक्तिगत पहचान का भाव था। जैसे उसने किसी पुराने खोए हुए दुश्मन को देख लिया हो,